औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एप्सेक्स ऑनलाइन सपोर्ट प्रोग्राम के तहत चलने वाले लेक्चर्स की सीरीज का आज हमारे पास जो लेक्चर होगा उसमें हम पेज 133 से 136 तक बात करेंगे। ठीक है, 10th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 15 टॉपिक वाटर, और पेज नंबर 133 से 136 तक बात होगी जिसमें हम हार्ड वाटर, कॉजेज ऑफ हार्डनेस, रिमूवल ऑफ हार्डनेस वगैरह पर और इनकी डेफिनेशंस पर बात करेंगे। जैसा कि मैंने कल के लेक्चर में बताया था कि हम उसी लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे आगे, तो आज का हमारा लेक्चर कल की ही कंटिन्यूटी के साथ है। तो वो तमाम स्टूडेंट जिन्होंने आज का लेक्चर अटेंड किया है और कल वाला नहीं किया, उनको कहीं कहीं प्रॉब्लम हो सकती है। कल वाला लेक्चर यूट्यूब पे मौजूद है, आज वाला लेक्चर भी इंशाल्लाह ताला आधे एक घंटे बाद तक के आ जाएगा यूट्यूब पर, तो वो आपको वहां से मिल जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इसमें कोई आपको परेशानी की जरूरत नहीं है, बस वो लेक्चर आपने पहले सुनना है, ये लेक्चर बाद, ताकि आपकी समझ में आ जाए। ठीक है, इसको इसको जरा जहन में रखिएगा कि हम इसी तरतीब से चलेंगे। Our objectives are student will be able to understand the formation of hard water, explain the types of hard water, and explain the methods of removal of hardness. So first we recap the topic. हम उसको वो देख लेते हैं। ओके ओके, ठीक है। हमने अब तक के जिन चीजों पर बात की है पिछले लेक्चर में, उसमें वाटर की डेफिनेशन थी। हमने बताया था कि वाटर की इंपॉर्टेंस क्या है, वाटर कितना अहम है लाइफ के लिए और हमारे इस प्लेनेट के लिए, हमारे वेदर्स और तमाम चीजों के लिए। फिर हमने वाटर की कुछ फिजिकल फीचर्स पे बात की थी। हमने बताया था कि वो हाईली थर्मल स्टेबल होता है अपनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की बिना पर, या उसका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह का है कि जो उसको बहुत ज़्यादा जो है वो स्टेबल बनाता है। दूसरी बात हमने की थी कि उसकी नेचर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट की तरह से है। एज ए सॉल्वेंट हमने जब बात की थी तो हमने बताया था कि वो एज ए बिहेव एज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट, वो जो है वो इतना ज़बरदस्त सॉल्वेंट है, अपने अंदर इतनी चीज़ों को डिजॉल्व। टाइप्स में हमने बात की थी, हमने कल ये बात की थी कि वाटर की कितनी टाइप्स होती है। तीनों टाइप पे हमने थोड़ी बात की थी, जिसमें हैवी वाटर, हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर। और सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर के हवाले से कल हमने कुछ डेफिनेशंस पर भी बात की थी। तो ये वो बातें हैं जो कल तक के लेक्चर में हमारे पास आई थी। आज का लेक्चर हमारा इस बात ही की आगे कंटिन्यूटी की तरफ जाएगा, यानी हम इसी को थोड़ा सा जो है वो आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो आज हम कल वाली बात को ही जोड़ेंगे। कल हमने हार्ड वाटर की जो बात की थी, डेफिनेशन, द हार्ड वाटर विच कंटेन इम्प्योरिटीज। मैंने कल आपको बताया था इम्प्योरिटीज मींस द डिजॉल्व सॉल्ट्स, सॉलेबल सॉल्ट्स एंड सॉलेबल आइंस वगैरह, तो वो हमारे पास कहलाएगा हार्ड वाटर। ठीक है, अब हार्ड वाटर की डेफिनेशन में ये बात याद रखनी है आपने, दोनों बातें, कि वहां पर इम्प्योरिटीज आती हैं and do not follow all the parameters of water. And we know that what are the parameters of water, के वो क्या है, सारे फिजिकल फीचर। तो द वाटर विच कंटेन soluble salts or ions and do not follow the parameters of water is considered as hard water। ठीक है, कि वो हमारे पास हार्ड वाटर कंसीडर किया जाता है। और फिर हमने ये वो बात है जो हमने कल की। ठीक है, कल तक हमारी बात यहाँ तक हो चुकी थी, व्हेन ट्रीटेड विद सोप। और फिर हमने एक और प्रॉपर्टी, उसके एक और फीचर हमने देखा था कि व्हेन ट्रीटेड विद सोप इट प्रोड्यूस लेस अमाउंट ऑफ लेदर। जब भी उसको सोप के साथ ट्रीट किया जाएगा तो वो उतना झाग नहीं बनाएगा, बिकॉज इट फॉर्म बॉयलर स्केल। कल हमने बात की थी कि वो बॉयलर स्केल बनाता है। ठीक है, तो वो इतना लेदर नहीं बना सकेगा। और बॉयलर स्केल क्या होता है वो भी कल हमने बात की थी। इट्स पीएच इज नॉट एग्जैक्टली 7, उसकी पीएच भी 7 नहीं होती है। ठीक है, तो ये तमाम बातें हैं, वो हमारे लिए नुकसानदेह भी है। अच्छा, अब यहाँ एक काम की बात है, इसको सुनना है जरा और कि पानी जो है हार्ड वाटर, खारा पानी, जेर जमीन जो पानी निकलता है जिसमें हार्डनेस ज्यादा है,
ठीक है, तो ये जेरे जमीन निकलने वाला पानी या ये हार्ड वाटर जो है, इसे ना तो हम, या समंदर का पानी कह लें आप, समंदर का पानी बहुत बड़े एरिए पे है और इसकी हार्डनेस बहुत है, इसमें 200 के करीब सॉल्ट्स जो है वो डिसॉल्व हुए हुए हैं, तो ऑलमोस्ट 200 सॉल्ट जी। और इसकी बात जगहों पर तो डेंसिटी बहुत ज्यादा है। जॉर्डन के बॉर्डर के साथ और इजरायली बॉर्डर के साथ जो वादी कैफा है, उसमें जो डेड सी है वहां पर इतनी ज्यादा इसकी डेंसिटी है कि वहां कोई चाहे भी तो वो डूब नहीं सकता, आप तैरते रहेंगे, फ्लोटिंग कंडीशन पे रहेंगे, डेंसिटी इतनी ज्यादा है, आप थ्रस्ट इतना ज्यादा हो जाएगा। तो अब ये हार्ड वाटर जो हमारे पास समंदर में मौजूद है इतना बड़ा, ये तो बेकार हो गया भाई, ये तो बेकार हो गया ना। हार्ड वाटर को अभी हमने कहा कि वो तो सोप के साथ लेदर भी नहीं बनाता है, यानी हम उसे डोमेस्टिक लेवल पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। कल हमने बताया था इंडस्ट्रियल लेवल पर इस्तेमाल नहीं कर सकते, बिकॉज इट क्रिएट द बॉयलर स्केल। ठीक है, बॉयलर स्केल भी बना लेता है, तो हम उसको यूज नहीं कर सकते। पीने के लिए भी हम इसे यूज नहीं कर सकते। इसे पिएंगे तो जाहिर है कि किडनी का और स्टमक के इश्यूज आएंगे सामने, लीवर वगैरह में भी प्रॉब्लम्स आएंगी, मतलब ये पिया नहीं जा सकता, इसे खाना बनाने में इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो हार्ड वाटर का कोई हमारे पास परमानेंट हार्ड वाटर जो होते हैं, खारे पानी जो होते हैं, इनका इस्तेमाल नहीं है हमारे पास इतना, ना इंडस्ट्री इस्तेमाल कर रही है, ना हम डोमेस्टिक लेवल पर इसे इस्तेमाल कर रहे हैं, ना हम एग्रीकल्चर जोन में इसे इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है ना, एग्रीकल्चर में अगर हम इसे जोन में इस्तेमाल करेंगे तो ये करेगा पौधे में जाके एक्स ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस की दो टाइप होती है, एक एंड ऑस्मोसिस, एक एक्स ऑस्मोसिस। एक्स ऑस्मोसिस यानी ये पौधे के अंदर के पानी को भी बाहर निकाल देगा। तो फिजिबल ही नहीं है तीनों चीजों में, तो अल्लाह ताला ने इतना बड़ा समंदर क्यों बना दिया खारे पानी? तो बेहतर तो ये था ना कि अल्लाह ताला एक ऐसा समंदर बनाते जिसमें मीठा पानी होता, साफ पानी, जिसे हम ड्रिंकिंग वाटर। तो यहाँ ये सवाल अहम हो जाता है कि हार्ड वाटर की क्या ऐसी इंपॉर्टेंस है कि सारे का सारा 97% पानी जो है दुनिया का वो हार्ड वाटर, 97%, बहुत बड़ी तादाद, सारा समुद्र। तो ये याद रखिएगा, कुदरत ने सर्वाइवल ऑफ वाटर के लिए किया है, वाटर अपने आप को सर्वाइव करता है, कंजर्वेशन ऑफ वाटर के लिए किया है। ये जो पानी में नमकियात शामिल है, मैंने अभी बताया ना आपको कि ऑलमोस्ट 200 के करीब सॉल्ट जो है वो मौजूद है। ये सॉल्ट्स वाटर के अंदर किसी किस्म का कोई वायरल, कोई बैक्टीरियल, कोई पैथोजन, कोई इस तरह के एक्सटर्नल फैक्टर को ग्रो नहीं करने। यही वजह है कि जितने भी मीठे पानी के, ड्रिंकिंग वाटर जिसे हम कहते हैं, हम आम लफ्ज उसका मीठा पानी है, इसलिए वो मेरे मुंह से भी निकल जाता है। मीठे पानी से मीठा नहीं, मतलब वो सादा पानी, ड्रिंकिंग वाटर। तो ड्रिंकिंग वाटर की याद रखो, एज 700 से 900 साल तक होती है। जितनी झीलें हैं इनकी उम्र इतनी ही होती है, उसके बाद वो एक जौहड़ में तब्दील हो जाती हैं, आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाती हैं। बहुत सारे, अब इसमें कलरी झील वगैरह की मिसाल नहीं है, क्योंकि वो जो वो केंझर झील है, उस वो एक नेचुरल झील नहीं है, वो एक आर्टिफिशियल बादशाह ने बनवाई थी। उसमें दरियाई सिंध से इंटेक है और केबी फीडर 1 और केबी फीडर 2 से पानी जो है वो कराची की तरफ आता है। तो वो तो एक मुसलसल कंटिन्यूटी के साथ उसमें पानी आ रहा है और जा रहा है, वो तो नहीं खराब होगा, खैर। लेकिन याद रखना कि जो नेचुरल झीलें होती हैं बड़ी बड़ी, जहाँ पर पानी सिर्फ जमा होता है, वो 900 हजार साल के अंदर खराब हो जाते हैं, बदबू आ जाती है उनमें। उनमें इतना एल्गा जो है वो जमा हो जाता है, इतनी उसमें जो है वो हम देखते हैं कि वो काई और वो कीचड़ आ जाती है कि वो आहिस्ता आहिस्ता एक बदबूदार जौहड़ में तब्दील हो जाती है। कुदरत नहीं चाहती थी कि समंदर इस तरह से गंदे पानी में तब्दील हो जाए और इंसान पीने के पानी के उस अहम जखीरे से महरूम हो जाए। तो ये अल्लाह ताला ने इस वाटर साइकिल को कंटिन्यू रखने के लिए, जो आपके सामने इस वक्त नजर आ रही है, मुसलसल ये चल रही है। मैंने कहा ना 600 मिलियन साल पहले जब पानी की तश्कील हुई और पानी अपनी इस शक्ल में, उस वक्त से लेके आज तक पानी जो है वो अपने आप को मेंटेन किए हुए है इसी तरह से, खारे पानी की वजह से। ठीक है,
तो याद रखिएगा। अच्छा, एक एक सवाल यहाँ पर, एक मिनट में रुकता हूँ। यहाँ पे एक जवेरिया तारिक ने कहा है कि वॉइस नहीं आ रही है। तो मेरी वॉइस अगर आ रही है तो एक आध स्टूडेंट को यस लिख दें, ताकि फिर हम ये देख लें कि कनेक्शन में मेरे वाले में एरर है या जवेरिया के पास एरर आ रहा है। एक दफा यस लिख दीजिए कोई भी एक आध से। ठीक है, ठीक है, सही है, सबको आवाज आ रही है। जवेरिया बेटा तुम चेक करो कि जो है वो आवाज में कोई इशू जो आ रहा है ना, वो तुम्हारे पास कनेक्शन का शायद कोई इशू आ रहा है। इधर से तो सारे कह रहे हैं कि आ रही है। तो ये बात बड़ी अहम है, इसको याद रखिएगा कंजर्वेशन ऑफ वाटर के हवाले से कि व्हाई द सी वाटर बिकम सॉल्टिश। अगर मैं ये सवाल पूछता हूँ ना कि भाई समंदर या कहीं पर भी आ जाता है, फायजा हार्ड वाटर और हैवी वाटर में तो फर्क ही फर्क है। वो तो हमने कल ही बात कर ली थी ना कि हैवी वाटर जो है वो तो आइसोटोपिक है, वो बिल्कुल अलग चीज है, जिसपे 9th क्लास में बात की थी। और हार्ड वाटर जो है वो एक बिल्कुल अलग चीज है। हार्ड वाटर से मुराद है इम्प्योरिटीज, डिजोल्व सॉल्ट्स वगैरह का पाए जाना। जबकि हैवी वाटर जो होता है वो जो आपके स्प्लिट एसी वगैरह में से भी निकल रहा होता है पानी, वो बिल्कुल एक अलग नौइयत का पानी होता है, जिसमें आइसोटोपिक हाइड्रोजन की मिकदार ज्यादा होती है। वो बिल्कुल अलग है, उसके पैरामीटर्स ही अलग है, फिजिकल फीचर अलग है उसके। और उसको हमने अब स्टडी इतना ज्यादा नहीं करना है, वो 9th क्लास का ही टॉपिक था। अभी तो हमने फोकस हार्ड वाटर पे करना है। हार्ड वाटर की जो डेफिनेशन है वो बिल्कुल आपके सामने है, ठीक है ना। उसको जहन में रखते हुए, और मैं जिस पर बात कर रहा हूँ टॉपिक पर, वो है इसकी कंजर्वेशन के वाई ऑल द सीज बिकम सॉल्टिश। वो क्यों नमकीन है इतना, उनमें नमक क्यों शामिल कर दिया कुदरत। तो ये जो नमक शामिल किया गया है, ऑलमोस्ट 200 सॉल्ट्स मैंने बताया कि उसमें शामिल है, उसकी वजह उनका सर्वाइवल है। उसी वजह से आज तक वो साइकिल चल रहा है, वाटर साइकिल। ठीक है, तो ये याद रखिएगा जरा थोड़ी सी बात। अच्छा, अब यहाँ पर फॉर्मेशन की तरफ हम आ जाते हैं। ये एक और बड़ी अहम बात है, इसको भी नोट करते जाइएगा कि पानी हार्ड वाटर बनता कैसे है। बादलों से गिरने वाला रेन वाटर तो साफ शफाफ ड्रिंकिंग वाटर होता है, लेकिन ये रेन वाटर जब फजा में मौजूद एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलता है बिलखसूस, और दूसरी गैसेस भी होती है, वो तुमने एसिड रेन में पढ़ ली सारी। व्हेन द रेन वाटर डिसॉल्व द गैसेस इन द एटमॉस्फेयर इट बिकम्स कार्बोनिक एसिड। जनरली वो कार्बोनिक एसिड में हो जाएगा, और भी एसिड्स हो सकती है। एंड व्हेन वाटर कंटेनिंग दिस कार्बोनिक एसिड एब्सॉर्ब इन द सॉइल, जैसे ही वो जमीन में जाएगा। अब जमीन में सबसे पहले क्या चीज है, अब ये बात पहले क्लियर कर लेते हैं, ठीक है ना। हमारे पास जो ये हमारी सरफेस है, इसके नीचे, हाँ बिल्कुल आफरीन, इसको नोट कर लीजिएगा, वो स्कम वाली बात भी आप लिख लीजिएगा, वो ठीक है, ठीक है ना, स्कम प्रोड्यूस। हाँ बिल्कुल ठीक है, वो पीपीटी लाइक हो। तो व्हेन वाटर कंटेन दिस कार्बोनिक एसिड एब्जॉर्ब इन द सॉइल, ये जब सॉइल में एब्जॉर्ब होता है। अब ये बात यहाँ बड़ी अहम है, इसको समझिएगा जरा। वो मेंशन नहीं की गई, आपने नोट करनी है, उसको नोट कर लीजिएगा कि ये वाटर जब सॉइल में 20 से 40 फुट नीचे तक जाता है, 20 to 40 फीट, तो इस दौरान सॉइल में कैल्शियम और मैग्नीशियम बहुत ज्यादा मिलता है, ठीक है। ये कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करके उनके कार्बोनेट्स या बाइकार्बोनेट्स बना लेता है। कौन? ये जो रेन वाटर था, ठीक है। कब बनाएगा? उसकी रिएक्टिविटी को किसने बढ़ाया? कार्बोनिक एसिड। कि जब उसमें गैसेस शामिल हो गई, डिसॉल्व हो गई, तो वो जेरे जमीन जब गया तो उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम, जो कि जमीन में बहुत ज्यादा पाए जाते हैं अपर सरफेस पर, बाकी चीजें बहुत नीचे, तो ये कैल्शियम और मैग्नीशियम उसके साथ डिसॉल्व होकर इनके कार्बोनेट्स और बायकार्बोनेट्स, जब इनके बायकार्बोनेट और कार्बोनेट बन गए, यानी सॉलेबल कार्बोनेट बायकार्बोनेट्स आ गए, तो ऐसी सूरत हाल में अब ये पानी कहलाएगा टेम्परेरली हार्ड। और अगर ये 40 फीट से मजीद नीचे चला गया, जहां पर क्लोराइड्स और सल्फेट्स पाए जाते हैं, तो अब क्लोराइड की क्योंकि और सल्फेट की रिएक्टिविटी कार्बोनेट्स और बायकार्बोनेट से ज्यादा है, लिहाजा वो बायकार्बोनेट को डिस्प्लेस करेंगे और खुद उसकी जगह ले लेंगे। यानी वो मेटल के बायकार्बोनेट जो ऊपर से नीचे आ रहे थे, अब वो बायकार्बोनेट को क्लोराइड्स या सल्फेट्स डिस्प्लेस कर देंगे और खुद उनकी जगह ले लेंगे। यानी अगर पहले वो कैल्शियम बायकार्बोनेट था, CaHCO3 था, CaHCO3 ट्वाइस था, तो अब वो HCO3 वाला फैक्टर उसमें से अलग हो जाएगा और वो बन जाएगा CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड।
यानी क्लोराइड्स उसकी जगह ले लेंगे। तो जब पानी में क्लोराइड्स और सल्फेट्स वाले सॉल्ट शामिल हो, चाहे वो कोई से नहीं हो, कैल्शियम मैग्नीशियम अमूमी तौर पे ज्यादा होते हैं इसलिए वो यहाँ मेंशन कर दिए गए, वो कोई और सॉल्ट भी हो सकते हैं, NaCl भी हो सकता है। तो जब क्लोराइड्स और सल्फेट्स जो है वो ज्यादा होंगे किसी वाटर के सैंपल में, तो सच टाइप ऑफ सैंपल ऑफ वाटर इज कंसिडर्ड एज ए परमानेंट हार्ड। ठीक है, क्या कहलाएगा ये? परमानेंट हार्ड वाटर कहलाएगा। इसको आपने अच्छी तरह से याद रखना है कि भाई परमानेंट हार्ड वाटर क्या है। परमानेंट हार्ड वाटर वो है जिसमें क्लोराइड्स और सल्फेट्स हैं मेटल्स के, जबकि टेम्परेरली हार्ड वाटर क्या है? जिसमें कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स हैं मेटल्स के। यहां तक क्लियर है? तो एक दो स्टूडेंट कोई से ओके का जरा मैसेज कर दो, ताकि फिर मैं यहां से आगे बात करता हूँ। ठीक है भाई, एक दो कर दें। हाँ बस ठीक है, आ गए मैसेज। ठीक है, देख लेते हैं। गुड गुड गुड। माहीन, फरियाल, रिदा सही है, हिबा रऊफ तो मनासिर सही है, सैयदा सुकैना ओके, ठीक है, शाबाश, बस ठीक है। तो खैर बीबी, हाँ ठीक है, ओके, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है यहाँ तक बात हो गई, ठीक है ना। अब बात आगे चलती है, नोटबुक उसी तरह से लेके बैठे रहो, इसको नोट करते जाओ चीजों को, ठीक है। और जो लोग देर से आए हैं उनको कोई टेंशन की जरूरत नहीं है, अगर थोड़ी बहुत देर हो गई है तो वो इसको थोड़ा सा लेक्चर को बाद में चैनल पे भी देख लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, तो अब हम बात करते हैं इसके बाद थोड़ी सी, ये जो अभी मैंने बात की इसी बात को आगे लेके चलते हैं कि हमने कहा कि भाई दो टाइप के हैं, टेम्परेरी हार्ड वाटर और परमानेंट हार्ड वाटर, ठीक है ना, दो बातें। अब जो टेम्परेरी हार्ड वाटर है वो क्या है, पहले तो यहाँ पे क्लियर कर लेंगे। उस पर भी खैर हमने बात तो कर ली अभी कि टेम्परेरी हार्ड वाटर वो होगा जिसमें कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट, ठीक है, नोट रखिएगा इस बात को बस। और परमानेंट वो होगा जिसमें क्लोराइड्स और सल्फेट्स, ठीक है, किसी भी मेटल के, कोई भी मेटल हो सकता है। कैल्शियम मैग्नीशियम कॉमन है क्योंकि जेर जमीन उनकी कंसंट्रेशन अपर रीजन में ज्यादा है, तो वो ज्यादा है। बाकी वो पानी जैसे जैसे नीचे जाता जाएगा तो वैसे वैसे फिर वो दूसरे जो हैं उसकी जगह लेते जाएंगे, जिनमें वो क्लोराइड्स और सल्फेट भी और मेटल भी फिर चेंज। अब भाई मसला ये आ जाता है कि पानी चाहे टेम्परेरी हार्ड वाटर हो या परमानेंट हार्ड वाटर हो, अभी हमने बात की कि वो ड्रिंकिंग के लिए तो सुटेबल नहीं है। कराची स्टोन बेल्ट पर है, यहाँ पे हर 10 में से एक आदमी की किडनी में स्टोन होता है, और बहुत सौ को पता भी नहीं होता। स्टोन बेल्ट पर है ना, वो जब खतरे में आ जाते हैं तब कहीं जाके उन बेचारों को पता चलता है। तो आप SIUT में या दीगर जो किडनी सेंटर वगैरह है वहां जाके देखें तो आपको एक मजमा नजर आएगा। अच्छा, अब ये स्टोन बेल्ट पर हम हैं या वो लोग जो स्टोन बेल्ट पर नहीं है वो भी, ठीक है ना, ये किडनी में स्टोन डेवलप जो और तुम लोग तो बायो के जो वो तो बहुत आपने पढ़ के आ रहे हो वहां से, उसके हवाले से किडनी को पढ़ा है आपने, और फिर वो उसके जो डिजीजेस थी उसके हवाले से और वो उसके फंक्शन की डिसफंक्शनिंग के हवाले से भी पढ़ा है आपने। तो आपको तो पता है कि स्टोन फॉर्मेशन की एक बड़ी वजह जो है वो यही कैल्शियम की डिपोजिशन, ठीक है। हमारे यहाँ जो मोस्ट कॉमन स्टोन किडनी में डेवलप होते हैं उसमें जैक स्टोन, कैल्शियम स्टोन वगैरह, ऑक्सलेट वगैरह से, तो ये सब हमारे पास आते हैं उसमें। तो ये तो बड़ा नुकसानदेह है ना कि हम ड्रिंकिंग वाटर के तौर पर इसको जो है वो यूज करें हार्ड वाटर को, वो नहीं हो सकता। समंदर के पानी में इतने सॉल्ट्स है कि समंदर के पानी के 2 गिलास अगर कोई पी लेगा तो उसकी मौत वाकई हो सकती है। फौरी तौर पर जो पानी में डूबते हैं उनको निकाल कर और एम्बुलेंस में डाल के फौरन उनकी डायलिसिस की जाती है, ठीक है ना। एक दो दफा डायलिसिस जरूरी होती है ताकि वो पानी को सही तरीके से उनके ब्लड में से निकाला जा सके जिसके सॉल्ट से, वरना आपको पता है कि जो नेफ्रॉन है वो काम ही करता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पर। तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट तब्दील होने से नेफ्रॉन का काम ही पलट जाएगा। तो अब यहाँ ये बात याद रखिएगा कि ये पानी पीने के काबिल तो है ही नहीं, ठीक है ना, जो हार्ड वाटर। अच्छा, इंडस्ट्रियल लेवल पर भी नहीं, तो अब भाई इसको साफ कैसे करा जाए? दुनिया में दो चार ऐसे ममालिक हैं जिनके पास इतनी दौलत है, लाइक कतर है, कुवैत है, सऊदी अरब है, कि उन्होंने ये प्लांट लगाए हुए हैं कि जो सी वाटर को कन्वर्ट कर रहे हैं ड्रिंकिंग वाटर में। हमारे पास
परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में ये लिमिटेड लेवल पर ये प्लांट जो है वो लगा। अब दो दरिया के पास ये मौजूद है कि जो लिमिटेड लिमिटेड लेवल पर छोटे स्केल पर समंदर के पानी को कन्वर्ट करता है ड्रिंकिंग वाटर में, और फिर वो जो है वो डीएचए के कुछ एरियाज को प्रोवाइड किया जाता है। जबकि मुबारक विलेज पर दीवान वालों की जानिब से इंडस्ट्रियल जोन उनका जहां मौजूद है वहां पर भी ये प्लांट लगा हुआ है, लेकिन वो इंडस्ट्रियल लेवल पर। तो अब यहाँ पर ये मसला आ जाता है कि भाई हमें इसको साफ कैसे करना है। तो अब हम जो आगे बात करेंगे ना, जो आपकी बुक में बहुत डिटेल में बात की गई है और जिस पर लॉन्ग में भी क्वेश्चन आता है, वो यही है कि हम इसकी हार्डनेस को रिमूव कैसे करें। हार्डनेस को रिमूव किए बगैर क्योंकि उसे यूज नहीं किया जा सकता, तो वो हार्डनेस को रिमूव करना जरूरी है। अब सबसे बेहतरीन तरीका तो डिस्टिलेशन है, जिसपे मैंने कल भी बात की थी कि डिस्टिलेटिंग चैम्बर में, डिस्टिलेटिंग टावर में हम बड़े आराम से किसी भी किस्म के पानी को, कितना भी गंदा पानी हो, हम उसे साफ पानी में तब्दील कर सकते हैं, बट एट द कॉस्ट ऑफ फ्यूल। जाहिर है कि जब मैं बॉइलिंग करूंगा, जब मैं किसी सोल्यूशन में से विद रिस्पेक्ट टू इट्स बॉइलिंग पॉइंट इम्प्योरिटीज को सेपरेट करूंगा, तो यहाँ कॉस्ट तो फिर जाहिर है फ्यूल ही की आएगी ना, तो ये तो फिर महंगा हो जाएगा। तो इसलिए ये फिजिबल नहीं। अक्सर स्टूडेंट मुझसे सवाल पूछते हैं कि सर जब बॉइलिंग के जरिए से हम कंडेंसेशन के जरिए से जब बहुत आराम से खारे पानी को, समंदर के पानी को भी पीने के काबिल बना सकते हैं डिस्टिल्ड वाटर की शक्ल में, तो हम ऐसा क्यों नहीं करते। तो बेटा ऐसा इसलिए नहीं करते कि वो फिर तुम्हें एक बोतल जो है वो तकरीबन 200 रुपए की पड़ेगी 1 लीटर की, क्योंकि तुम 1 लीटर पानी लेने के लिए 1.5 लीटर का पेट्रोल जलाओगे, इससे भी ज्यादा ही जल जाएगा। 1.5 लीटर का पेट्रोल एवरेज के इतना पेट्रोल जलेगा, तो ये तो फिर फ्यूल कॉस्ट तो जाहिर है कि फिजिबल नहीं होगा, कौन पिएगा पानी, वो इतना महंगा पड़ जाएगा। तो इसलिए इस तरीकाए कार को दूसरे, वो जो मैंने जिन ममालिक की बात की ना, लाइक जद्दा में जो इतना बड़ा प्लांट लगा हुआ है, सऊदी, वो भी ये तरीके नहीं इख्तियार करते। वो तरीका कौन सा है, वो बिल्कुल एक अलग तरीका है, वो नीचे आएगा आखिरी नंबर। तो ये एक मेथड है, छोटे लेवल पर हम लैब लेवल पर इसको कर सकते हैं कि और मैं अब वही बात है ना कि फेस टू फेस टीचिंग का नहीं हुआ, वरना मैं स्टूडेंट को ये चारों मेथड लैब में करके दिखाता था। तो अब मौका जब भी मिलेगा तो मैं तुम्हें इनको वहाँ लैब में भी एक दफा इसको हम परफॉर्म भी कर लेंगे। तो पहला मेथड है बॉइलिंग, जब आप बॉइल करते हैं। अच्छा, अब ये वो मेथड है दो, याद रखिएगा, जो टेम्परेरली हार्ड वाटर के लिए, परमानेंट के लिए नहीं है, ठीक है ना। जो टेम्परेरी हार्ड वाटर होता है ये उसके लिए, यानी जिसमें कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट होता है, ठीक है। ऐसा हम दरियाओं के पानी के साथ भी कर सकते हैं, क्योंकि उनमें भी हार्डनेस आ जाती है। टेम्परेर हार्ड वाटर तो सारे ही हैं तकरीबन, दरियाओं में, झीलों में जो होते हैं, कार्बोनेट बाइकार्बोनेट तो सब में डिजॉल्व हो चुके होते हैं। तो मैं पहले भी कल ये बात कर चुका कि सॉफ्ट वाटर, प्योरेस्ट सॉफ्ट वाटर जिसे हम 100% सॉफ्ट वाटर कहें, वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करता हमारी नेचर में। तो इसलिए यहाँ ये बात याद रखिएगा कि बॉइलिंग के जरिए से आप सॉल्युबल सॉल्ट्स को, ठीक है, सॉल्युबल यहाँ नजर आ रहा है आपको बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट डिसॉल्व फॉर्म में होता है। तो बाइकार्बोनेट को जब बॉइल करते हैं तो बॉइलिंग के नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड क्योंकि अलग हो जाती है, आपने 9th क्लास में पढ़ा है कि वो सॉल्यूशन जो गैस और लिक्विड से बनते हैं उनकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है टेम्परेचर के बढ़ाने से। तो यहाँ टेम्परेचर बढ़ने से यानी बॉइलिंग से क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड अलग होगी और बाइकार्बोनेट से ये कन्वर्ट हो जाएंगे इनसॉल्युबल कार्बोनेट्स। और यही इसका प्रिंसिपल है, याद रखिएगा। और ये एक का नहीं है, ये चारों मेथड जो आएंगे सबका प्रिंसिपल यही, रिमूवल का बेसिक प्रिंसिपल ही है। हाउ कैन वी रिमूव द हार्डनेस फ्रॉम हार्ड वाटर, बाय कन्वर्ट all the soluble salts into insoluble salts, ठीक है। the conversion of soluble salts into insoluble salts which are settled down at the bottom and can be easily filtered out from the sample is considered as the working principle of removal of hardness. removal of hardness की basic theory को समझ लो क्या है, soluble को insoluble में convert कर, सॉलेबल है, नजर नहीं आ रहा, देखने में बिल्कुल साफ लग रहा है, कुएं से पानी निकला है बिल्कुल साफ लग रहा है ग्लास, लेकिन उसमें डिसॉल्व फॉर्म में मौजूद है। उसका आप तजर्बा कर सकते हैं, एलम को लेकर के उसमें थोड़ा सा
घुमा लीजिए तो वो आपको अंदाजा हो जाएगा कि भाई ये जो है ये तो थोड़ी देर बाद उसमें बहुत इंप्योरिटीज सेटल डाउन होंगे एट द बॉटम। आप अपने घर में तजर्बा कर सकते हैं। फिटकरी बाजार से खरीद के ले आइए। फिटकरी उसका उर्दू कॉमन नेम है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, दुकान वाला इसी नाम से, आप एलम बोलेंगे तो परेशानी होगा। तो वो बाजार में से 5-10 रुपए की ले आए और गिलास में पानी लेके, कोई सा भी पानी, आप हैरान रह जाएंगे कि आप जो पानी पीते हैं उसमें कितने मसाइल हैं। अब या तो आप नेस्ले का पानी पी रहे हो तो वो एक अलग है, वो क्योंकि वो पैरामीटर 9 पैरामीटर को फॉलो करता है। तो वरना अगर टैप वाटर है आपके पास, या अगर खारा पानी अवेलेबल है कुएं का, तो आप बहुत आराम से तजर्बा कर सकते हैं। उसमें थोड़ा सा एलम घुमा लीजिए और उसको 15 मिनट के लिए छोड़ दें, गिलास को हिलाना नहीं है, वैसे ही रख दें। 15 मिनट बाद आप देखें उसके नीचे कितना कचरा सेटल डाउन हुआ है एट द बॉटम। ये वो कन्वर्जन है जो सॉलेबल की इनसॉलेबल की तरफ जाती है। तो मेरे पास पहला मेथड जो है वो बॉइलिंग है, जिस पर मैंने बात की कि बॉइलिंग के जरिए से आप जो टेम्परेरी हार्डनेस होती है, यानी जो बाइकार्बोनेट्स होते हैं, सॉलेबल बाइकार्बोनेट्स, उनको कन्वर्ट कर सकते हैं इनसॉलेबल कार्बोनेट, जिन्हें फिर आराम से आप किसी फिल्टर पेपर के जरिए से रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट, क्लार्क मेथड। क्लार्क मेथड का भी वर्किंग प्रिंसिपल वही होगा कि हम इसमें भी सॉलेबल सॉल्ट्स को यानी सॉलेबल जो बाइकार्बोनेट्स हैं उनको कन्वर्ट करेंगे इनसॉलेबल कार्बोनेट्स, और इसके लिए हम यूज करेंगे स्लेट लाइम। ठीक है, स्लेट लाइम या लाइम वाटर। लाइम दो तरह के होते हैं, क्विक लाइम होता है बगैर पानी वाला, और एक स्लेट लाइम होता है पानी वाला चूना। तो चूने को इस्तेमाल किया जाएगा, जो बहुत सारी फिश हैचरीज होती हैं वहां पर लोग जो है वो सुबह सुबह एक बाल्टी चूने की डालते भी हैं, कोने में पॉन्ड सा बना होता है, ताकि वो हार्डनेस को कम कर सके उनकी। तो याद रहे कि ये दूसरा मेथड है जिसे क्लार्क्स मेथड कहा जाता है, जिसमें हम उस पानी को जिसमें बाइकार्बोनेट सॉलेबल फॉर्म में मौजूद है, जब ट्रीट करते हैं तो वो बाइकार्बोनेट सेटल डाउन हो जाते हैं बॉटम, कार्बोनेट बन के, जिनको आसानी से अलग किया जा सकता है। ठीक, तो ये दो मेथड टेम्परेरी हार्डनेस की रिमूवल के, और जब आएंगे पेपर में तो चारों एक साथ आएंगे। ठीक है, इसलिए आपने अच्छी तरह समझना है इसको। दो मेथड हमारे पास आ रहे हैं परमानेंट हार्डनेस के हवाले से। एक है वॉशिंग सोडा। अच्छा, अब ये बात याद रखना कि बॉइलिंग फिजिबल नहीं था, है ना, अभी मैंने बता दिया बहुत महंगा प्रोसेस है। चूने को पानी में मिलाना, चूना है तो सस्ता, लाइम सस्ता है, इतना महंगा नहीं है लाइम वाटर जो है, लाइम जो है, लेकिन वो पानी फिर पीने के काबिल नहीं रहेगा। जाहिर है आप चूने वाले पानी को खाने में इस्तेमाल नहीं कर सकते, पी नहीं सकते, इंडस्ट्रियल जोन में उसे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, बहुत लिमिटेड यूजेज में आ जाता है। ठीक है, तो वो भी, तो ये दो मेथड हमारे लिए बहुत फिजिबल मेथड नहीं। ठीक है, इसके बाद तीसरे मेथड की तरफ जा रहे हैं, वॉशिंग सोडा मिला दिया जाए पानी में। वॉशिंग सोडा मतलब वॉशिंग पाउडर जो होते हैं, साबुन जो होता है। तो वॉशिंग सोडा Na2CO3.10H2। ठीक है, Na2CO3 को जब हम मिलाते हैं तो ये भी वही काम करेगा, लेकिन अब यहाँ पर क्योंकि वाटर परमिनेंट है, ठीक है, इसमें क्लोराइड्स या सल्फेट्स है। मैंने एक मिसाल दे दी है MgSO4 की, आप यहाँ कोई भी मिसाल लिख सकते हैं, MgCl2 लिख सकते हैं, CaCl2 लिख सकते हैं, CaSO4 लिख सकते हैं, कैल्शियम मैग्नीशियम का कोई भी क्लोराइड, कोई भी सल्फेट आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो उसको जब रिएक्ट कराते हैं Na2CO3 से, यानी वॉशिंग सोडा से, तो नतीजतन वही काम हुआ जो वहां पर हमने अभी पढ़ा था, कि जो सॉलेबल सॉल्ट्स थे, डिजॉल्व सॉल्ट थे, वो कन्वर्ट हो गए किसमें, इनसॉलेबल सॉल्ट्स में। ठीक है, इनसॉलेबल सॉल्ट्स में कन्वर्ट होके वो सेटल डाउन एट द बॉटम, है ना। तो वही प्रिंसिपल चल रहा है कि भाई सॉलेबल को इनसॉलेबल में कन्वर्ट करना है, ताकि आसानी से उसे अलग किया जा सके। तो ये काम वॉशिंग सोडा करता है। वॉशिंग सोडे को इसलिए यूज किया गया है कि क्लोराइड्स और सल्फेट्स को अब हम आसानी से बॉइलिंग से या लाइम वाटर से नहीं तोड़ पाएंगे, क्योंकि इनके बॉन्ड बहुत मजबूत होते हैं। तो इनकी बॉन्डिंग एनर्जी ज्यादा होने की वजह से इनके लिए जब हम किसी को लाएंगे तो वो फिर इतना रिएक्टिव होना चाहिए कि जो इनको जो है आसानी से वो तोड़ सके। तो वहां पर हमने सोडियम को यूज किया है इसी हवाले से। तो उसकी मदद से हमने सॉलेबल को इनसॉलेबल सॉल्ट्स में तब्दील किया। MgCO3 या Na2SO4 दोनों बनते हैं, दोनों इनसॉलेबल है, shut down at the bottom and can be easily separated from the sample।
तो ये हमारे पास मेथड है परमानेंट हार्डनेस रिमूव करने का पहला। दूसरा मेथड मैंने ऐसे ही छोड़ दिया है, उस पर मैं सिर्फ बात करूंगा। वो दूसरा मेथड एज ए टास्क शीट आप लोग मुझे भेजेंगे लिख के। कल भी मुझे बहुत सारे वर्कशीट्स आई, अब बहुत सारी मैंने अभी चेक नहीं की है, वो व्हाट्सएप पर अभी वो आए हुए हैं, तो वो भी मैं अभी आज चेक कर लूंगा इंशाल्लाह ताला। तुम लोगों ने बिल्कुल परेशान नहीं होना है, मुझे वर्कशीट भेजते। तो आइन एक्सचेंज को अच्छी तरह से स्टडी कर लो यहाँ पे आज बैठ के, ठीक है। उसका भी वर्किंग प्रिंसिपल वही होगा, बस वहां लेंगे क्या हम रिएक्टेंट के तौर पे क्या लेंगे, सोडियम जियोलाइट। ठीक है, आपकी बुक में दिया हुआ है नाम इसका, उसको आपने पढ़ भी लेना है। छोटा सा टॉपिक है, कोई इतना बहुत बड़ा टॉपिक भी नहीं है, आपने उसको बड़े आराम से देख लेना है पेज नंबर 133 पर। ठीक है, आखिरी पैराग्राफ। तो वहां जाकर के और पढ़ने के बाद फिर आप इसमें थोड़ा सा वो मुझे जो मैं वर्कशीट की शक्ल में आपसे मांग रहा हूं, तो वो आप अच्छा सा एक नोट बना के भेजिएगा। आयन एक्सचेंज मेथड में हम सोडियम जियोलाइट यूज करते हैं, ये हमारे पास लैब में भी मौजूद है, छोटी छोटी सी बॉल होती हैं, सिंथेटिक पॉलीमर है। ठीक है, ऑर्गेनिक सिंथेटिक रेजिन, RESIN रेजिन। तो इस सिंथेटिक रेजिन को इस्तेमाल किया जाता है। अब ये सिंथेटिक रेजिन क्या है सर, ये इसकी बात ये समझा दें जरा। तो सिंथेटिक रेजिन से मुराद ये कि जिसमें पोलर और नॉन पोलर दोनों ग्रुप पाए जाते हैं। ठीक है, पोलर भी, ड्रिंकिंग वाटर भी हार्ड वाटर होता है ना, टेम्परेरली हार्ड वाटर है। सॉफ्ट वाटर तो है ही नहीं ना, अवेलेबल ही नहीं है कहीं पर। ड्रिंकिंग वाटर जो होता है ना, वो भी, वो नेस्ले की बोतल में देखो ना कितने सारे उन्होंने लिखे होते हैं सॉल्ट जो उसमें शामिल है। तो भाई सॉल्ट शामिल हो गए और सॉलेबल फॉर्म में, तो वो तो हार्ड वाटर होगी। तो जितना ड्रिंकिंग वाटर है सब हार्ड वाटर। तो आइन एक्सचेंज मेथड में आपने सोडियम जियोलाइट के साथ रिएक्शन कराना है। ठीक है, सोडियम जियोलाइट के साथ किसका रिएक्शन होगा, सोडियम जियोलाइट के साथ होगा हार्ड वाटर। हार्ड वाटर सोडियम जियोलाइट की बनी हुई शीट से क्रॉस करेगा, पास करेगा। जब वो वहां से गुजरेगा तो याद रहे कि उसमें मौजूद जो सोडियम है जियोलाइट में मौजूद, वो कैल्शियम क्लोराइड या कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड या मैग्नीशियम सल्फेट के मेटल के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बना लेगा, उनके इनसॉल्युबल सॉल्ट्स बना लेगा, जिसकी इक्वेशन भी दी गई है। तो ये वो मेथड है आइन एक्सचेंज मेथड, अच्छी तरह से समझ लो। ये वो मेथड है जिसे इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। जो मैंने मिसाल दी ना आपको, कराची में मौजूद दो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स की, एक DHA दो दरिया पे जो है और एक दूसरा मुबारक विलेज पर, ये इस मेथड को इस्तेमाल करते हैं, सोडियम जियोलाइट। गो के ये भी कोई सस्ता मेथड नहीं है। सोडियम जियोलाइट जो है वो कुछ दफा के इस्तेमाल के बाद खराब हो जाते हैं, लेकिन हम इस सिंथेटिक रेजिन को बनाते हैं, हम इसको यूज करते हैं वाटर की ट्रीटमेंट के हवाले से। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। अच्छी तरह से पढ़कर बहुत अच्छा चल रहे हैं आप लोग, आप में से बहुत सारे बच्चों का मोमेंटम बहुत शानदार है और बहुत अच्छा लग रहा है। वेयर आइन एक्सचेंज मेथड इज यूज्ड, ये जहां पर भी हम कोई ऐसा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाएंगे रिदा, वहां पर हम इसी मेथड को यूज करेंगे, क्योंकि ये पिछले मेथड से सारों से सस्ता है और इससे बनने वाले पानी की क्वालिटी मेंटेन होती है। ये पानी जो आपको मिलेगा सिंथेटिक रेजिन से पास होकर के, इस पानी के ना जायके में फर्क होगा ना इसकी। अब इससे पहले तो देखे ना, ये वॉशिंग सोडा वाला पानी है, तो आप घर में अगर खारे पानी में आधा चम्मच वॉशिंग सोडा मिला दें, एरियल मिला दें, और फिर अम्मी को बोले कि इसकी चाय बना के मुझे पिलाएं, सर ने बताया था कि ये सॉफ्ट वाटर हो गया, तो वो जाहिर है कि आप नहीं पी सकेंगे, घर वाले भी मेरा मजाक उड़ाएंगे कि पता नहीं क्या पढ़ा रहे। तो इसलिए याद रहे कि वो जो पिछले तीन मेथड आपने पढ़े, बॉइलिंग, क्लार्क मेथड और वॉशिंग सोडा, उसमें हम ये कह सकते हैं कि वो फिजिबल नहीं है। एक महंगा बहुत है और बाकी दो में क्वालिटी पे फर्क आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ ये बात याद रखिएगा कि आइन एक्सचेंज मेथड वो फिजिबल मेथड है जिसमें हम एक सिंथेटिक रेजिन को यूज करते हुए पानी की क्वालिटी को मेंटेन रखते हुए पानी में से मौजूद सॉल्युबल सॉल्ट्स को इनसॉल्युबल सॉल्ट्स में तब्दील करके खारे पानी को, इवन समंदर के पानी को साफ पानी में तब्दील करते हैं। वेयर इज आइन एक्सचेंज मेथड इज ओके सर, अच्छा ठीक। तो आज बात यहीं तक करूंगा, टाइम खत्म हो गया, आखिरी मिनट चल रहा है बिल्कुल, अभी मैं कभी भी डिस्कनेक्ट हो सकता हूँ। तो बस आपसे
इसी हवाले से बात होगी। वर्कशीट मुझे भेज देना, आइन एक्सचेंज की हेडिंग डाल के अच्छी सी बना के। काम तुम लोगों का बहुत शानदार चल रहा है, कॉपी वर्क इसी तरह रखो, ठीक है। और अपना बहुत ख्याल रखो सबके सब, बहुत एहतियात करो, और स्टडी को बिल्कुल रुकने नहीं देना है। स्टडी इसी मोमेंटम के साथ चलती रहे इंशाअल्लाह ताला, और हम इसी तरह से चलते रहेंगे। नेक्स्ट क्लास में मजीद बात करेंगे। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।